हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इश्यूड शेयर्स का पार्ट 2। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट फर्स्ट की लिंक दे रखी है। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद यदि इस वीडियो को देखोगे तो बहुत जल्दी टॉपिक समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इश्यूड शेयर्स की जो बेसिक एंट्रीज होती है उस पे। तो फ्रेंड्स, इश्यूड शेयर्स की जो बेसिक एंट्रीज होती है उस पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स को जनता द्वारा कैसे खरीदे जाते हैं। क्या कंपनी के जो शेयर्स को खरीदने के लिए जनता के पास में अनलिमिटेड समय होता है? क्या जनता के पास में लिमिटेड समय होता है? इस सभी बातों पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कंपनी के शेयर्स जनता द्वारा खरीदे जाते हैं तो जनता के पास में लिमिटेड समय होता है। वह अवधि होती है 30 दिन। यानी कंपनी अपने शेयर्स को जिस डेट को इश्यू करती है उस डेट से लेके अगले 30 दिन तक जनता के पास समय होता है। उस समय के अंदर कंपनी के शेयर्स को जनता द्वारा खरीदे जाते हैं। अब बात यह है कि जनता को मालूम कैसे होता है कि किस कंपनी के शेयर्स पब्लिश के अंदर है। तो कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर्स को इश्यू करने से 8 या 10 दिन पहले वह एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इतनी रुपीस वाले हैं, इस डेट को हम इश्यू करने वाले हैं। जो भी हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वह हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अब जनता कंपनी को शेयर्स को कैसे खरीद सकती है वो जानते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है वह एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन मनी क्या होती है। मींस यदि कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू होती है, कंपनी कभी कभी उसे एक साथ प्राप्त कर सकती है, कभी कभी उसे किस्तों में प्राप्त करती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने अपने शेयर्स को मार्केट में 10,000 इश्यू किए हैं और एक शेयर की प्राइस दे रखी है 10 रुपीज। कभी कभी कंपनी एक साथ इस 10 रुपीज को मांग सकती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, इसको किस्तों में या पार्ट्स में मांगती है। पहले 5 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए। जब पहली बार कंपनी जिस राशि को मांगती है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है उसे एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवाना होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं न्यूनतम अभिदान, यानी कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कंपनी जितने भी शेयर्स अपनी मार्केट के अंदर इश्यू करती है उसके 90% जनता द्वारा खरीदे जाने चाहिए। यदि कंपनी के 90% शेयर्स मार्केट में जनता द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। जितने भी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आई है उसको वापस 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान यानी कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। वापस देख लीजिए कि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि न्यूनतम अभिदान क्या होता है। यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यानी कंपनी जितने भी शेयर्स को मार्केट में इश्यू करती है उसके 90% जनता द्वारा खरीदे जाने चाहिए। यदि कंपनी के शेयर्स 90% से कम खरीदे जाते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती। उसे कंपनी के जितने भी एप्लीकेशन मनी आई है उसको वापस रिटर्न करना होता है। यदि कंपनी के पास में जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उससे अधिक आवेदन आ जाते हैं, क्योंकि आवेदन तो कितने ही आ सकते हैं, क्योंकि जनता के पास में एक लिमिटेड समय होता है। उस समय के अंदर किसी ने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया होगा, किसी ने 3,000 एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, किसी ने 2,000 भरा होगा, किसी ने 1,000 के लिए फॉर्म भरा होगा। तो कंपनी क्या करती है कि जो समय समाप्त हो जाता है उस समय समाप्त होने के बाद में कंपनी सारे फॉर्म को इकट्ठा करती है, उसका कैलकुलेशन करती है। यदि जितने शेयर्स निर्गमन किए हैं, इश्यू किए हैं, उससे ज्यादा कंपनी के पास फॉर्म आ जाता है, कंपनी क्या करती है उसको रिजेक्ट कर देती है। यानी कंपनी ने 10,000 इश्यू किए थे
और कंपनी के पास में एप्लीकेशन फॉर्म कितने आ जाते हैं, 11,000 आ जाते हैं, तो कंपनी कितने शेयर्स दे सकती है, 10,000 शेयर्स ही दे सकती है। जैसे 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, 11,000 आ गए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 1,000 शेयर्स को वो क्या करेगी, रिजेक्ट कर देती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी बेसिक एंट्रीज पे कि एंट्रीज कैसे की जाती है, एंट्रीज कितनी की जाती है, इन सभी बातों पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी अपने शेयर्स की राशि को कभी कभी किस्तों में प्राप्त करती है और कभी कभी वो क्या करती है, एक साथ प्राप्त कर लेती है। तो लेकिन अभी जो हम एंट्रीज करेंगे, हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी अपनी संपूर्ण राशि को एक साथ प्राप्त कर रही है, न कि किस्तों के अंदर। तो यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं संपूर्ण राशि, या फिर कह सकते हैं कि एक मुश्त राशि, और इसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि लमसम, यानी कंपनी अपनी संपूर्ण राशि को एक साथ मांग रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि कंपनी अपने शेयर्स को सममूल्य पर निर्गमन कर सकती है तथा प्रीमियम पर भी निर्गमन कर सकती है। तो अभी हम टॉपिक ले रहे हैं कि कंपनी अपने अंशों को सममूल्य पर निर्गमन कर रही है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य पर निर्गमन करने पर सबसे पहले कंपनी के पास क्या आता है, पैसे आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है वो एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवाएगा। तो कंपनी के पास जो पैसे आते हैं तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू के अंदर क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कंपनी के जो पैसे आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं, एप्लीकेशन के। तो हम क्या नाम लिख देंगे, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, तो फ्रेंड्स हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि जब कंपनी संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त कर लेती है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को साथ में लिखा जाता है। तो यहाँ पर नरेशन ये भी लिख सकते हैं कि फॉर मनी रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स एप्लीकेशन। जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो कंपनी अब क्या करेगी कि इन लोगों को शेयर्स आवंटित करेगी। तो यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं सेकंड नंबर कि अंशों के आवंटन पर कंपनी क्या करेगी, अब अंशों को आवंटित यानी कि अलॉटेड करेगी। तो शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट किया है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कंपनी शेयर्स कैपिटल के अकाउंट के रूप में ट्रांसफर कर देती है, शेयर कैपिटल। अब एक्चुअल में देखते हैं कि एंट्री आई कहाँ से है। तो फ्रेंड्स 11th क्लास के अंदर जब हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे तो हमें जब बिजनेस स्टार्ट करते समय एंट्री सिखाई गई थी कि जब कोई व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करता है, कंपनी में पैसा लगाता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं कि बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करते समय ये एंट्री कर रहे थे। तो ये जो एंट्री है इससे ही मिलकर ये वाली एंट्री बनी है। कैसे, शेयर्स एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हो गया है और शेयर्स एप्लीकेशन एक बार क्या हो गया है, डेबिट। दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। ये क्या है, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल। जो कैपिटल है वो साधारण कैपिटल है, लेकिन जब कंपनी है उसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, शेयर्स कैपिटल। लेकिन एंट्री कभी चेंज नहीं होती है। इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है। जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो हम 11th क्लास में एंट्री करते थे और आज भी हम वही एंट्री कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाता है कि पैसे आने की एंट्री हो गई है और कंपनी द्वारा अंशों को आवंटित करने की एंट्री हो गई है। ये तो हमारा कहलाता है सममूल्य पर, एट पार के रूप में।
यदि कंपनी है अपने अंशों को या शेयर्स को प्रीमियम पर निर्गमन करती है, प्रीमियम मीन्स है कंपनी के शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपये है, कंपनी क्या करती है, इसको 11 रुपये पर निर्गमन करती है। हो सकता है कंपनी की जो गुडविल है बहुत अच्छी है, मार्केट में उसके शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, अंकित मूल्य से जब अधिक मूल्य पर इश्यू करती है तो वो कहलाती है प्रीमियम पर। जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करती है तब एंट्री क्या होती है, तो अब यहाँ हमारा टॉपिक लिख सकते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। तो कंपनी के पास जब पैसा आएगा कंपनी वाले एंट्री क्या करेंगी, वो यहाँ पर वही लिख देते हैं हम, आवेदन पत्र पर राशि प्राप्त। वह व्यक्ति कंपनी में पैसा जमा करवाए तो कंपनी क्या लिखेगी, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेगी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि कंपनी एक साथ संपूर्ण राशि प्राप्त कर रही है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चाहे कंपनी सममूल्य पर इश्यू करे या प्रीमियम पर इश्यू करे, जो पहली एंट्री है वो सेम टू सेम होगी। अब क्या करती है कंपनी, अंशों को आवंटित करती है, तो हम लिख सकते हैं अंशों के आवंटन पर। ये वाली जो एंट्री है यानी कि शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसको क्रेडिट किया है, इस बार हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम को किस नाम से शो किया जाता है कि प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितना भी लाभ होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, लाभ को हमेशा कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो इस प्रीमियम को क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में लिखा जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व अकाउंट लगा देंगे। जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू करती है तो एंट्री क्या करेंगे हम, पहली एंट्री तो राशि प्राप्त होने की हो जाती है, सेकंड नंबर क्या होती है, इसको हमने जो क्रेडिट किया इसको वापस डेबिट कर देंगे और शेयर्स कैपिटल लिख देंगे, और प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नाम से इसमें एंट्री की जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर्स बाज़ार में इश्यू किए थे और लोगों ने सारे के सारे इसको परचेज़ कर लिया है, और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपये। कंपनी इसे 11 रुपये के अंदर क्या करती है, इश्यू करती है, यानी वो क्या कर रही है, 1 रुपया प्रीमियम पर क्या कर रही है, इश्यू कर रही है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है कि कंपनी के पास पैसा आएगा, कितने रुपए से आएंगे, 10,000 शेयर है, कंपनी ने मांगे कितने हैं, एक साथ मांगे हैं, तो कंपनी है तो 10 रुपये वाले, कंपनी ने इश्यू कितने पर किए हैं, 11 रुपये पर इश्यू किया। कंपनी के पास पैसा आ जाएगा 10,000 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट के अंदर लिखेंगे 1,10,000 रुपये। टू शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम कितने एंट्री करेंगे, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 1,10,000 रुपये। जब हमारे पास ये क्रेडिट 1,10,000 रुपये की है तो हमने इसको डेबिट किया, तो यहाँ पर भी एंट्री कितनी हो जाएगी, 1,10,000 रुपये। फिर हमारे पास दे रखा है शेयर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियल वैल्यू शेयर की कितनी दे रखी है, 10 रुपये दे रखी है, कितने हैं, 10,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10,000, यानी यहाँ पर तो क्या दिखाएंगे हम, 1,00,000 रुपये दिखा देंगे। और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम दे रखा है 1 रुपये और शेयर दे रखी है 10,000, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये।
ये तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रीमियम वाला। और यहाँ पर हम इसी एंट्रीज में हम कर लेते हैं कि कंपनी यदि प्रीमियम पर निगमन नहीं करती है, एक शेयर की प्राइस दे रखी है 10 रुपये और बाजार में इसने समूल्य पर इशू कर देती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, 10,000 गुणा 10 रुपये, तो कंपनी के पास पैसा आएगा 1 लाख रुपये। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस अमाउंट को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाली एंट्री चाहे प्रीमियम पर हो या फिर समूल्य पर, एंट्री तो सेम होने वाली है लेकिन अमाउंट चेंज होने वाली है। तो इस बार कंपनी ने 10 रुपये वाले पर निर्गमन किया है समूल्य पर, तो 10,000 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो बैंक डेबिट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए से, और शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए से हो जाएगी, 1 लाख रुपए से। अब कंपनी क्या कर रही है कि प्रीमियम पर इश्यू नहीं कर रही है, तो हम क्या करूँगा, यहाँ से इस प्रीमियम की एंट्री को यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अब देखो कंपनी शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए से हो जाएगी, यहाँ पर दे रखी है 1 लाख रुपए से, क्रेडिट है, यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया है, तो यहाँ पर एंट्री कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए से हो जाएगी। टू शेयर कैपिटल कितने लाख रुपए से हो जाएगी, 1 लाख रुपए से। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स अभी हमने जब कंपनी एक साथ संपूर्ण राशि प्राप्त कर लेती है, तो कंपनी एक तो राशि प्राप्त करेगी, दूसरे एंट्री में क्या करेगी, अंशों को अपने शेयर होल्डर को दे देती है। तीसरी एंट्री और कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कंपनी जितने शेयर्स इश्यू करती है उससे ज़्यादा के आवेदन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे और कंपनी के पास में 11,000 के आवेदन आ जाते हैं और एक शेयर की प्राइस दे रखी है 10 रुपये। तो कंपनी के पास देखो अंश तो 10,000 इशू किए हैं, जबकि आवेदन कितने आ गए, 11,000 के। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा। तो कितने आवेदन आए हैं, 11,000। तो कंपनी के अंदर स्टार्ट के अंदर कितने पैसे प्राप्त होंगे, 11,000 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री कर देंगे, यहाँ पर एंट्री होने वाली है 1,10,000 और 1,10,000। कि स्टार्ट के अंदर कंपनी को पता थोड़ी ना होता है कि हमारे पास कितने पैसे आए हैं, तो सबसे पहले वो आवेदन के रूप में पैसे प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद कंपनी ये देखती है कि मैंने तो इश्यू किए है 10,000, जबकि हमारे पास आवेदन कितने आ गए हैं, 11,000। तो एक कंपनी जितने शेयर्स इश्यू करती है उतनी अपने शेयर होल्डर को अंश दे सकती है। यानी कंपनी क्या करेगी, 10,000 या अपने शेयर होल्डर्स को शेयर दे सकती है। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 1,10,000 लिख देंगे। और रियल के अंदर शेयर्स कैपिटल कितनी दे सकती है, क्योंकि कंपनी के पास शेयर कितने हैं, 10,000। तो 10,000 गुणा कितना हो जाएगा, 1 लाख। शेयर्स एप्लीकेशन के रूप में उसने प्राप्त किए हैं 1,10,000 रुपये, जबकि कंपनी शेयर दे सकती है ओनली फॉर 1 लाख। तो 10,000 को वो क्या करेगी, यानी कि जो 1,000 शेयर होल्डर है इसको वो क्या करे, कंपनी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देती है। यानी 1,000 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये वो क्या करेगी, रिटर्न। तो एंट्री क्या होने वाली है, जो राशि प्राप्त करते हैं उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है। यानी कि शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। जब कंपनी पेमेंट करती है तो क्रेडिट क्या करती है, कैश या बैंक को क्रेडिट करती है, यानी कि कंपनी 10,000 रुपये क्या कर देगी, रिटर्न कर देती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कंपनी जब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त कर लेती है, चाहे वो समूल्य पर हो चाहे प्रीमियम पर हो, तो संपूर्ण राशि जब एक साथ प्राप्त करती है तो लगभग 2 या फिर 3 एंट्री होती है। तो फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इकोनॉमिक्स के लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट होंगे, जो एग्जाम में आने की 100% क्या है, चांस है। तो फ्रेंड्स आई होप आज जो मैंने ये बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस के अंदर एक कंपनी अपनी राशि को किस्तों में कैसे प्राप्त करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको इस टॉपिक का लाभ प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।